amazing story from being in a chawl till reaching to a flat, his own flat. एक जो इशू था was that कि I got that inspiration but मैं कभी सीरियस नहीं था कोर्स के बारे में, ठीक है. I was never serious at the start, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी. Never judge a book by its cover. That's very much true. सर ने CPT दिया था, CPT के बेसिस पर उनको लगा कि CA का कोर्स भी पूरा इसी तरह चलने वाला है, लेकिन यार यहाँ पर जाकर फिर उनको ठोकर खानी पड़ी. करत करत अभ्यास कर जड़मती हो सो जान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान. आखिर इसका मतलब क्या है समझते हैं कि एक नाजुक सी रस्सी में इतना बल कहां कि वो एक पत्थर पे, सिल पे मतलब एक पत्थर पे कभी निशान कर सके. लेकिन अगर वही नाजुक सी रस्सी बार बार कंटिन्यूसली प्रयत्न करे तो वो एक पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ सकती है. ठीक उसी तरह जैसे एक कुएं के साइड में अगर आप देखेंगे तो कुएं के साइड में जब पानी खींचते हैं, निकालते हैं, तो वो रस्सी जो है वो बार बार उस पत्थर के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से निशान कर देती है. दोस्तों एक ऑब्जर्वेशन, एक एनालिसिस किया गया था बीच में कि जो लोग सीए कर रहे हैं वो किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं. आर दे फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और आर दे फ्रॉम एन एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और द लोअर क्लास फैमिली. So the percentage of students who are doing CA are majorly either from the below middle class family or the poor class family or the middle class family. I mean to say, ये बात तो फैक्ट है कि छोटी घरों में या झोपड़ियों में या फिर मैं कहूंगा चौल में रहने वाले बड़े सपने ज्यादा देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं. तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, अंशुल पॉडकास्ट रूम में. और आप देख रहे हैं मेरी सीरीज नो योर एजुकेटर, जहां पे मैं आपके सामने लेके आता हूं पॉडकास्ट हर संडे को अपने एक एजुकेटर के साथ और एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक मोटिवेटिंग स्टोरी आप लोगों के सामने. मेरे साथ यहां पर आज है CA आकाश पेडनेकर सर फ्रॉम आमची, मुंबई. और यार अमेजिंग स्टोरी है, अमेजिंग स्टोरी फ्रॉम बीइंग इन अ चॉल टिल रीचिंग टू अ फ्लैट, हिज ओन फ्लैट. सो आकाश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट रूम में. और अनफिल्टर्ड रखेंगे बिल्कुल, कोई छाना छानी नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिंगल गो में करेंगे बात. सबसे पहले तो ये बताइए कौन है आकाश पेडनेकर, कैसा रहा आपका बैकग्राउंड, फैमिली, अपब्रिंगिंग, हाउ इज एवरीथिंग सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आज मुझे मौका मिला कि मैं इस शो में आ पाऊँ. सेकेंडली आज एक इतनी खुशी की बात है, सीरियसली मतलब मैं पिछले 4-5 सालों से सर पॉडकास्ट देख रहा हूँ. मैं when I'm driving also, that time also I'm listening to somebody's podcast, and जब कोई शो पे आते थे और वो अपने एक्सपीरियंसेस बता देते तो मेरा हमेशा से एक सपना रहा था कि ड्रीम रहा था कि जहाँ पे कभी कुछ लाइफ में थोड़ा सा अचीव कर ले, कि जहाँ पे कोई आपको पॉडकास्ट पे बुलाए और आपका एक्सपीरियंस ले. तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आज सर मेरी मम्मी का बर्थडे है और आज ही के दिन जो ये हुआ है, तो मतलब इट इज लाइक अ डेस्टिनी, बेटर बर्थडे गिफ्ट फॉर योर मॉम. क्लियरली तो मैं सबसे पहले ये वीडियो की जो आज 25 सितंबर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी लिंक मैं पहले मम्मी को शेयर करूंगा कि ताकि उनको भी दिखे कि तो वीडियो जाएगी तो बाद में, लेकिन आई थिंक जब भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों को आंटी को विश करना है many happy returns of the day in the comment section over there. Thank you so much sir. Thank you so much. Many happy returns of the day. Convey our wishes to aunty. That's amazing sir. So आकाश पेडनेकर सर, कैसा है आपका परिवार, कौन कौन है फैमिली में, what is your background all about? तो सर फैमिली में मम्मी पापा, फिर आई हैव एन एल्डर सिस्टर ऑल्सो. She is 11 years elder to me. अभी तो she is married. Then उसके बाद I have a twin brother. ठीक है, we are identical twins. मेरा एक भाई है अंबर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. क्या आप उनकी फोटो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मेरी देख लो, एक ही बात है. नहीं शेयर कर दूंगा. तो आप अभी यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आकाश सर और ये आकाश सर के ब्रदर, और ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं. तो सर ट्विंस से मेरे को याद आती है जुड़वा मूवी, ठीक है, तो एक जने को चिमटी लेते हैं तो उसको कुछ तो कहते हैं ना, आई थिंक रिफ्लेक्स या ऐसा कुछ होता है, तो वो है आप लोग? उतना स्ट्रांग नहीं है, बट यस, जब वो बीमार पड़ रहा है तो उसके तुरंत बाद मैं बीमार पड़ूंगा. अच्छा. मैं बीमार पड़ रहा हूँ तो तुरंत बाद वो बीमार पड़ेगा. ओह माय गॉड. तो ये होता है, कनेक्शन है, ये पहले से बचपन से है, आज भी है. और जब व्हेन वी आर स्लीपिंग, मेजरली हमारा जो
आइडेंटिकल पता है, कनेक्शन होता कनेक्शन है। है। वो बेसिकली व्हेन समबडी इज लिविंग तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि आकाश है कि अंबर है। आकाश और अंबर नाम। अंबर नाम, माय यस। गुडनेस। सो आप लोगों को भी फिर बचपन में सेम कपड़े पहनाए जाते थे? जी जी जो जी मैंने जी। देखा है मोस्टली जो भी जिनके भी ट्विंस यस बच्चे यस, होते हैं, उनको मम्मी मम्मी पापा उनके से सेम कपड़े पहना के हर सेम जगह ले सेम जाते टू हैं, सेम। तो बाहर वाला कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, आई थिंक घर वाले तो आइडेंटिफाई कर लेते होंगे काफी बार के कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन हुआ करता था। मेरी तो मम्मी सबसे वियर्ड सिर्फ चीज क्या हुई इस कंफ्यूजन में? कभी कुछ मतलब ऐसा कुछ एकदम जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ? सर समझ रहे हो क्या बोल रहा है? सर बहुत बार हुआ है जहाँ पे बेसिकली बहुत बार बहुत बार हुआ हुआ है, है। समझ रहे हो ये बात? बताओ सर क्या हुआ है? सर जैसे कॉलेज में क्या हुआ करता था कि जहाँ पे अभी मेरा मेरा भाई जो था, अभी मेरे बहुत दोस्त थे कॉलेज में, ठीक है। तो HR कॉलेज से था, तो फिर मैं कॉलेज जाता था तब, FYGC SYGC की बात कर रहा हूँ, तब बहुत दोस्त हुआ करते हैं। तो कभी मैं नहीं गया कॉलेज, तो मेरे दोस्त जब मेरे भाई को हाय बोल रहे हैं तो कभी हाय, ही नेवर यूज्ड टू वेव बैक। ओके। तो फिर मैं वेव बैक करता था उसके दोस्तों को, क्योंकि मैं जानता था मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ, बट मुझे वेव वेव कर रहा है मतलब वो मेरा भाई का दोस्त है, हाँ तो मैं ओके। हाई वेव कर देता था, ठीक है, ताकि कुछ ना हो। लेकिन मेरा भाई वेव नहीं करता था, तो उस चक्कर मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं कि तेरे को एटीट्यूड आ गया है, तू अभी यार भूल गया है हमें, ये हाँ, होने लग गया है। और सर वैसे मैं कुछ अलग टाइप की कहानियां एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब सर वो सिर्फ एक ही दिन, जिस दिन सुबह, जिस दिन शादी थी मेरी, ओके, शादी के दिन पे सुबह, शादी के दिन सुबह जब हम लोग पूरे रिजॉर्ट पे पहुंचे थे, तो वो दैट वाज द ओनली टाइम जब माय वाइफ गॉट कंफ्यूज्ड, जस्ट दैट वन डे, ऑन दैट द शादी के दिन की सुबह का, जब उनको लगा कि मेरा भाई एक्चुअली मेरे दोस्तों के साथ खड़ा था और उसने उसको आकाश बुला दिया था। तो इन दैट केस दैट वाज वन मोमेंट जब बेसिकली कंफ्यूजन था, जो था वैसे। अमेजिंग। सो आकाश सर, सबसे पहले आप अपनी फैमिली की स्टोरी बताइए। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, आप चौल में रहते थे तो जी। क्या इनकम क्लास थी, और वहां से अभी तक का सफर कैसे तय किया? तो सर मेरे जो दादाजी थे, तो दादाजी का बिजनेस था, ही वॉज इनटू केटरिंग। तो ओके। देयरफॉर वैसे तो वी वर वेरी, यू कैन से अबव मिडिल क्लास फैमिली, दो वी यूज्ड टू स्टे इन अ चॉल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, बट इट वाज अ वेरी गुड सेटअप। ओके। वैसे तो कभी हमें ऐसा लगा नहीं कुछ इशू उसमें, बट देन उसके बाद हमेशा से सर था कि जहाँ पे बेसिकली वी हैव टू कुछ तो लाइफ में अचीव करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्लियरली अचीव करना पड़ेगा। एंड जैसे मतलब माय फादर यूज्ड टू वर्क विद रिलायंस, एंड फिर तो जब मैं सीए क्लियर हो गया उसके बाद बेसिकली ही रिटायर्ड। सो थैंकफुली हमारा ऐसा ट्यूनिंग बैठ गया था कि वेर इन ही आई क्लियर्ड, मी एंड माय ब्रदर वी क्लियर्ड एंड देन ही रिटायर्ड। तो इसीलिए ऐसा कोई इशू आया नहीं, बट दैट वाज इट फ्रॉम द फादर साइड। फिर मॉम तो हमेशा से हाउसवाइफ ही रही हैं, बहन की शादी हो गई थी, एंड मेरा भाई तो साथ में हम लोग क्लियर हो गए थे सीए वैसे। So therefore that's it, and then now I got married also, तो therefore That's वैसे फैमिली amazing. एक्सटेंड हो गई जी। That's amazing. So आपकी फैमिली में कोई सीए है? मेरे फैमिली में सर आई हैव वन अंकल हु बेसिकली 30 years back he had scored 35% in 10th and he became a chartered, he was the first chartered accountant in my family, ठीक है। सुरेश जी नाम है उनका। तो he actually is from Pune only. अच्छा। He lives in Pune. He is now the CFO of a pharmaceutical company. ओके। So therefore actually वो अकेले सीए थे हमारी पूरी फैमिली में, and he has always been an inspiration कि आज 10th में 35% लाने के बावजूद भी इतनी मेहनत करके भी, एंड उनके तो फैमिली कंडीशन भी वही टाइम पे वैसे ही बहुत बुरी, वो टाइम पे सबके वैसे थे 30-40 years back, but still he cleared the exam and he has completely तो changed वहां his से family. आपको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी सीए करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी अपने परिवार की परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। जी। तो आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं दादाजी कैटरर थे और पापा रिलायंस में जॉब करते थे, तो जी। किस टाइप का जॉब था? मतलब इज इट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग या कुछ केमिकल से रिलेटिंग No, था it या was एग्जैक्टली? accounting and cash handling अच्छा, तो दोनों। बेसिकली कॉमर्स वाला ही कॉमर्स बैकग्राउंड वाला था, ठीक है। बीकॉम थे, यस। तो जब दादाजी वो एक बिजनेस कर रहे थे, और हैविंग बिजनेस इन मुंबई इज अ वेरी बिग डील, जी। तो पापा ने बिजनेस क्यों नहीं किया, और फिर आपने क्यों नहीं सोचा? वो मतलब फैमिली बिजनेस अभी कंटिन्यू है या बंद हो गया है? नहीं, अभी वो बंद हो गया है, बंद हो अभी गया है। कंटिन्यू नहीं है, बिकॉज आफ्टर माय दादाजी एक्सपायर्ड, अच्छा। तो देयरफॉर डैड नेवर गॉट द दिस थिंग, मतलब दादाजी का ऐसा था कि जहाँ पे बेसिकली देयर
ही वांटेड हिज सन टू डू अ जॉब कि भैया तू जॉब कंटिन्यू करते रहे वैसे Okay. केस में अगर तेरे को आगे लग गया तो यू कैन एंटर, बट फिर ही वाज सेटल्ड देयर, In the ही वाज job सेटल्ड itself. हियर, तो इन दैट केस फिर जब दादाजी एक्सपायर हो गए उसके बाद फिर वो बिजनेस हमें बंद करना पड़ा था। So तो फिर आपको मेरे आपके दादाजी ने, मेरे पापा ने फिर थोड़े बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो किए, complete एंड राइट नाउ आल्सो सम स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ही कीप्स ऑन डूइंग। keeps on doing. वैसे That's amazing. जी So आपको अपने अंकल से इंस्पिरेशन मिला सीए बनने का, जी और आपको इंस्पिरेशन मिला, सो सेम थिंग पास्ड ऑन टू योर ब्रदर एज वेल, तो वो भी सीए है। जी नाउ हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ सीए? आई एम श्योर जब आप कर रहे होंगे तब सीपीटी रहा होगा उस CPT। समय, तो कब चालू किया आपने सीपीटी? कैसी रही जर्नी? क्या उतार चढ़ाव आए आपके सीए की जर्नी में? सर टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, मैंने तो यार हमारा कॉम्बो हुआ करता था 12th प्लस सीपीटी। अच्छा, तो इन दैट केस जब हमने एनरोल किया था तो 12 प्लस सीपीटी के लिए एनरोल कर कोचिंग लिया था, क्लासेस कोचिंग में? क्लासेस में, ओके, तो 12 प्लस सीपीटी एनरोल कर लिया था, ठीक है। एंड एक जो इशू था वाज दैट कि आई गॉट दैट इंस्पिरेशन, बट मैं कभी सीरियस नहीं था कोर्स के बारे में, ठीक है। आई वाज नेवर सीरियस एट द स्टार्ट, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इनफैक्ट सीपीटी के लिए भी मैं इतना सीरियस नहीं था, बट आई डोंट नो लकीली कैसे कि जस्ट इन स्पैन ऑफ 20 डेज, वो टाइम पे सीपीटी पूरी की पूरी एमसीक्यू बेस्ड हुआ करती थी, इट वाज नॉट राइटिंग। तो जस्ट बाय स्टडिंग 20 डेज स्कूल में और जैसे कॉलेज में आई यूज्ड टू ऑलवेज स्कोर वेल, तो पढ़ाई वाइज तो कभी ऐसा इशू था नहीं। सो बट सीए रिलेटेड आई वाज नेवर सीरियस, तो सीपीटी तो हंसते खेलते निकल गई। जस्ट बाय स्टडिंग 20 डेज आई वाज एबल टू क्रैक क्रैक द द सीपीटी सीपीटी एग्जाम एग्जाम। वैसे। तो देयरफॉर सीपीटी निकल गया, बट उसकी वजह से हुआ क्या पता है, एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि इतने आसानी से सीपीटी निकल गया, तो इसके लिए तो दैट मैं ओवर बहुत कॉन्फिडेंस ओवर यू बॉट कॉन्फिडेंस, फॉरवर्ड इन इंटरमीडिएट एज यस वेल। ओह, यस, तो वो एक चीज थी जो बहुत इशू हो गई कि व्हेन आई एंटर्ड द सीए इंटरमीडिएट मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था। सो जैसे मेरी एग्जाम थी मई 2013 में एग्जाम थी सर, एंड जनवरी या फरवरी के अराउंड मेरा सेकंड ग्रुप मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, सेकंड ग्रुप goodness. स्टार्ट भी नहीं किया था। बट फिर भी मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एक ग्रुप पढ़ लेते हैं और सेकंड ग्रुप भी देंगे, दोनों ग्रुप देंगे। एंड मैंने एटलीस्ट एडवांस अकाउंट जो आपका सब्जेक्ट है मैंने पढ़ा था, ठीक है, ओके, एडवांस अकाउंट मैंने पढ़ा था, मैंने बोला एटलीस्ट 5 पेपर तो एडवांस आपने अकाउंट में एग्जामिशन आईपीसीसी दिया होगा। आईपीसी दिया था, आईपीसीसी में तो 2 पेपर्स थे अकाउंटिंग अकाउंटिंग के, के, एक तो yes। था पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग जी, और पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। ओके, तो मैंने 5 पेपर पढ़े थे, टोटल 7 पेपर हुआ हाँ, करते थे, मैंने हाँ। 5 पढ़े, और उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग मैं करके रहा, वाज लाइक कि एटलीस्ट एग्जामिशन आ जाएगी तो ठीक है, ग्रुप 2 थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर सर मई 13 की बात थी, तो आई हैड स्टडीड ग्रुप 1 प्रॉपर्ली, ग्रुप 2 मैंने एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो उसके बाद जैसे ही वो हुआ, उसके बाद सर जो नेक्स्ट पेपर था ऑडिट का, ठीक है, तो देयरफॉर अभी मैं एक पेपर तो चला ही गया था फिफ्थ, तो आई वाज लाइक माइट एज वेल कि जहाँ पे आगे के 2 पेपर भी दे देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत ऑडिट पढ़ी हुई थी, उस दिन पे भी मैंने बहुत जोर लगाया और ऑडिट का पेपर भी मेरा अच्छा गया। और एज लक वुड हैव इट, पता नहीं भगवान की कुछ चाह थी पता नहीं, लेकिन उस अटेम्प्ट में, दैट वाज द वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स जब सीए का एग्जाम डिफर हो गया। लास्ट पेपर जो था आईटीएसएम का, उसमें मुझे 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो मुझे लगा कि इट्स लाइक अ यूनिवर्स कॉलिंग कि यार आकाश ये अटेम्प्ट तेरा है, मतलब करना ही जहां है। मैं ग्रुप 1 के बाद छोड़ने वाला था, मैंने एडवांस अकाउंट भी दे दिया, ऑडिट भी दे दिया, उसके बाद मुझे 10 दिन आईटीएसएम के लिए मिल गए, फिर मैंने और जी जान लगाई। बट अनलकीली जहाँ पे मैं एग्रीगेट में क्लियर नहीं हो पाया उस अटेम्प्ट में, तो वो था, मतलब आई रियलाइज कि मेरी मिस्टेक थी कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था वो टाइम पे। एंड वो चीज जो थी उसकी वजह से जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, दैट टाइम आई रेक्टिफाइड ऑल द एरर्स जो हुए थे, और लकीली और विद द हार्ड वर्क 2 नवंबर 13 में फिर वो तो क्लियर हो यार ये ना, जितने भी बच्चे और जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं उन लोगों को सीखने वाली बात है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट्स वेरी मच ट्रू। सर ने सीपीटी दिया था, सीपीटी के बेसिस पर उनको लगा कि सीए का कोर्स भी पूरा इसी तरह चलने वाला है, and he really took the second level of CA exam intermediate in exactly similar manner, so much casually। लेकिन यार यहां पर जाकर फिर उनको ठोकर खानी पड़ी। बट सर मैं फिर भी इसमें एक चीज कहूंगा, द फेलियर इज मदर ऑफ ऑल द सक्सेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? 100% सर, मतलब मैं तो जीता एग्जाम्पल जागता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन, क्लियरली, वरना वो नहीं होता ना। और एक्चुअली ये वहां रुका नहीं सर, अच्छा, ये चीज वहां रुकी नहीं। मैं मतलब व्हेन आई एंटर्ड सीए फाइनल आल्सो, अब तो मैं बहुत क्लियर था कि जहां पे
अभी तो मैं इतनी जी जान मेहनत करूंगा कि ये अटेम्प्ट में निकल जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी वो चीज हो चुकी थी कि मैंने एक तो इंटर लेवल पे मेरा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया जब May 13 का मैंने जो एग्जाम दिया ना, विच आई कुड नॉट क्लियर बोथ द ग्रुप्स Okay. एग्रीगेट की वजह से। मेरा भाई जो था ही क्लियर ग्रुप 1 क्योंकि उसने ग्रुप 1 ही दिया ओके और उसने ग्रुप 2 नवंबर में दिया। वैसे तो ही वाज वेरी प्लान्ड इन दैट मैनर, बट मैंने सोचा नहीं मैं तो दूंगा तो दोनों दूंगा। उस चक्कर में May 13 भी रखड़ गया और फिर नवंबर 13 में दोनों निकल गया। तो पर वो चीज जो थी ना सर, और कॉन्फिडेंस वाली जो चीज थी ना, वो बेसिकली मैंने अभी क्या हुआ जब फाइनल आया तो मैंने सोचा कि भाई अभी और कॉन्फिडेंट नहीं होना, अभी मुझे मेहनत करनी है, करना ही है अब मुझे मेहनत करनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिकलशिप एक बहुत बड़ा जो आर्टिकलशिप के अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा था तो क्लासेस बराबर से नहीं हो रही थी एंड वापस प्रेशर पड़ रहा था लास्ट के 6 महीने में। तो फिर लास्ट के जब 6 महीने चल रहे थे सर, तो व्हाट हैड हैपेंड वाज बिकॉज माय ब्रदर क्लियर्ड इन May 13, उसका अटेम्प्ट आया May 16, तो हिज अटेम्प्ट वाज बिफोर मी, माय अटेम्प्ट वाज November 16 आफ्टर Correct. 3 इयर्स। सो मैंने उसकी एफर्ट देखी थी एंड वो जब उसकी एग्जाम हुई तब मेरा एफर्ट स्टार्ट हुआ बिकॉज May 13 एग्जाम कंप्लीट हुई, Correct. मुझे छुट्टी मिली एंड जब उसका रिजल्ट आया ही क्लियर्ड। साहब अभी उस दिन का माहौल आप समझो सर, आइडेंटिकल ट्विन है, भाई है आपका, छोटा भाई 7 मिनट छोटा भाई है 7 मिनट छोटा भाई, और उस घर का माहौल सोचो कि जहाँ पे एक कि क्लियर हुआ clear है हुआ, और एक clear नहीं हुआ। कहते हैं ना, एक आंख में खुशी एक आंख में गम वाली तो फिर तब मैं ऑलरेडी प्रेशर के अंडर हूँ और डबल प्रेशर कि अभी तो मुझे निकलना ही पड़ेगा किसी भी हालत में November 16। एंड उस चक्कर में सर मैंने वापस गलती कर दी कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए, मैंने इतना एक्सर्ट कर लिया खुद की बॉडी को कि माय गॉड बॉडी कुड नॉट टेक इट ड्यूरिंग द Absorb एग्जाम, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से मेरा November 16 का एग्जाम भी अच्छा नहीं गया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट क्लियर दैट एग्जाम। एंड इनफैक्ट व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट सर कि November 16 का एग्जाम गया, एग्जाम मैं करके गया था, मेरी हेल्थ बड़े अच्छी नहीं थी बट फिर भी आई वेंट एंड आई रोट द पेपर्स। एंड पता है वो टाइम में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई थी और एक बार कि जहां पे आई स्टार्टेड फीलिंग कि इतना एफर्ट जो डाला है उसकी वजह से मैं पास जाऊंगा, कि इतना जो एफर्ट्स डाले हैं मैंने, मतलब भगवान ने एफर्ट्स तो देखे हैं तो अभी भगवान को मुझे पास करना ही पड़ेगा। नॉट आई वाज नॉट लुकिंग एट हाउ द पेपर्स वेंट, आई वाज लुकिंग एट हाउ द 6 months ऑफ प्रिपरेशन वेंट, क्योंकि आई हैड ओवर एक्सर्टेड। मैंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, कंप्लीट अंडरग्राउंड हो गया था मैं, ठीक है। आई यूज्ड टू बी इन द लाइब्रेरी फॉर 2 days, 2 दिन बाद लाइब्रेरी से घर पे आना। सो इतना मैंने ओवर एक्सर्ट कर दिया था एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मेरे सर पे वापस चढ़ गया। एंड उसके बाद सर लिटरली मैंने मेरा रिजल्ट जो है सीए फाइनल का रिजल्ट मैंने गोवा में देखा है, गोवा में देखा है हमने सब दोस्तों ने, हम दोस्तों ने सोचा था कि गोवा चलते हैं, ठीक है, इतना मेहनत कर चुके हैं, गोवा गए। और सर जिस दिन गोवा गए उसी दिन पे इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन डाल दिया कि 2 दिन बाद आपका तो इससे क्या सीखा जाए यार, हम सबको रिजल्ट के दिन गोवा जाना चाहिए क्या, ये सीखा जाए। अमेजिंग है यार। तो सर जी ऐसा हुआ, लेकिन बट फिर वापस वो जब ठोकर मिली मुझे तब उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक फोन किया था, एक ही कॉल आई थी मुझे, क्योंकि अभी मैं पूरा शैटर हो चुका था। अभी मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी इंटर में ऐसा हो गया, फाइनल में और एक बार ऐसा हुआ। फिर मुझे फोन आया, अब मैं शिवर कर रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँ। मेरे पापा का मुझे फोन आया था सर, और मेरे पापा ने मराठी में बात बोला था, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, मराठी में बता सकते हो। मराठी में बोला था कि फिर काय अभ्यास केलास तू। अच्छा, मतलब वो एक लाईन जो थी ना, फिर क्या पढ़ा तूने, बस वो और फोन कट, ओरडण्यासारखंच झालं. तो म्हणजे खरं म्हटलं तर काय, इतना एक लाइन बोला मैंने, बोला कि नहीं हुआ आपका, फिर क्या पढ़ा तू, और फोन कट। और वो एक लाइन जो थी ना सर, एक लाइन बहुत ही इनफ थी, फ्रेज नॉट इवन अ लाइन, इनफ थी कि जहाँ पे अगले 3 महीने मुझे जो पिंच लगा होगा एकदम इतना। और एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था लाइब्रेरी में, उसने मुझे बोला था, आकाश अभी सिर्फ ये रैंक ही है जो तेरा दाग मिटाएगा। वो रैंक जो चाहिए था मुझे, आई कुड नॉट गेट दैट रैंक फॉर फ्यू मार्क्स, बट ठीक है, बट उस रैंक के लिए मैंने फिर पढ़ाई की कि अभी तो मैं पासिंग वासिंग देखूंगा ही नहीं, अभी अगर करना है तो अभी रैंक ही लानी है। तो इन दैट केस फिर मैंने इतनी मेहनत की कि, और प्रॉपर मेहनत की। आई यूज्ड टू इंश्योर दैट कि 8 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी सर, 8:10 को आई यूज्ड टू मीट माय फ्रेंड्स फॉर हाफ एन आवर एवरी डे। आधा घंटा मैं दोस्तों को मिलता था, ठीक है, दोस्तों को मिलता था आधा घंटा, एकदम रिफ्रेश, वापस घर जाओ, वापस 3 घंटा पढ़। जिस दिन मैंने ये नोटिस किया, एक दिन जब मैं इतना थक गया था सुबह मॉर्निंग 8 to 8 लाइब्रेरी, घर जाके मैं सो गया, लेकिन अगले दिन जब मैं मेरे दोस्तों को मिला आधे घंटे के लिए, आई वॉज एबल टू गो एंड स्टडी फॉर 3 hours। तब मैंने रूटीन बना लिया कि
शाम सुबह 6 बजे उठना है मतलब उठना है, 12 बजे सोना है मतलब सोना है, कंफर्म। ये रूटीन था 3 महीने रिजल्ट आने के बाद। 6 बजे मैं 6:15 बजे एक्टिवा लेके मेरी एक दूसरी लाइब्रेरी होती थी, वहां पे जाता था, 2 घंटे ऑडिट पढ़ता था, या फिर सीए फाइनल का इसका हुआ करता था वो पढ़ता था, 2 घंटे थियोरी सब्जेक्ट सुबह के पढ़ता था, 8 बजे दूसरी लाइब्रेरी पहुंचता था, शाम के 8 बजे तक उस लाइब्रेरी में, फिर 8 to 8:30 दोस्तों को मिला, घर गया, 3 घंटे पढ़ाई की, 12 बजे बुक बंद मतलब बुक बंद। यही 3 महीने किया Amazing. एंड फिर एग्जामिशन है। मराठी में ना एक कहावत है, तनावर लागली ना तो फरक पडत नाही, पण मनावर लागली ना तो भक्कम फरक पड़तो। और सर की स्टोरी में एग्जैक्टली वही चीज वही हुआ है चीज ना। हुई थी। और सबसे मुझे मेरे को खुशी खुद की को बात हर्ट ये हुआ पता है है, जो अंकल ने स्टेटमेंट दिया है ना, मेरे मन से, मतलब सर ये कहावत है नहीं, मराठी में मैंने बनाई है। तो ये कहावत कहती है कि तनावर लागली तो फर्क पड़त नहीं, मतलब अगर शरीर पे चोट लग जाए तो फर्क नहीं पड़ती है, मन पर पे लगती है मनावर तो। लागली ना तो भक्कम फर्क पड़तो। पर मतलब सर मेरे अगर पापा मन को पे मानना लगे- पड़ेगा वो लाइन जो बोली थी। इसलिए बाप बाप हो रहा भाई है, बाप। साहब ये तो मेरे भी हर्ट हुई यार। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जब सर आप कह रहे थे ना, आई वॉज यूजुअली एक्सपेक्टिंग, पेरेंट्स ऐसा होता है, कोई नहीं बेटा, हाँ हाँ काही काळजी होता करू है, नका बेबा, होता है। काही नहीं राजा, नॉट होईल विथ मराठी पुढच्या पेरेंट्स, नॉट विथ मराठी पेरेंट्स। हाँ, तो भाई वो तो मैं गोवा में साहब, था इसलिए। आता माझी सटकली। भाई साहब, तो सर ये तो हो गया आपकी सीए की जर्नी। जी आर्टिकलशिप का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, आर्टिकलशिप तो मेरी बिग फोर में थी, तो इसके लिए फिर थोड़ा हेक्टिक रहा करता था, बट हमने बहुत मजे किए आर्टिकलशिप में। सो देर इज नो रिग्रेट्स फ्रॉम द आर्टिकलशिप स्टैंड पॉइंट, बट यस इतना था कि जहाँ पे पढ़ाई के ऊपर थोड़ा फोकस कम हुआ करता था बिकॉज ऑफ द हेक्टिक, बिकॉज ऑफ द hectic प्रेफरेंस, preference, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। इसके लिए शायद वो अगर नहीं तो मैं अगर क्लासेस पे प्रॉपर्ली ध्यान दिया करता था सी फाइनल पे, तो शायद मेरा रिजल्ट पहले ही अच्छा पॉजिटिव हो जाता। बट हर चीज के But दो ठीक है, पहलू होते हैं आकाश मैं भाई। शायद ये सीखता भी नहीं। मैं हाँ। मैं लिटरली जब सर रिजल्ट आया ना पहला वाला, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था ना, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि देख भाई रिजल्ट आने वाला है, तू मेरा फोन पकड़ लेना, क्योंकि मैं तो स्विमिंग पूल में कूदने वाला हूँ। मेरा वो उतने लेवल का था, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे पास करेगा ही भगवान। करेगा ही। वैसे आई वॉज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। तो फिर उन सारी चीजों ने इतनी हेल्प किया ना लाइफ में, क्योंकि अभी से उसके बाद मैंने बहुत मेरी सीए जर्नी में आई फाउंड माय वाइफ। सो अच्छा, देयरफॉर so you have a love marriage? हाँ, लव मैरिज है। तो हाँ। इसके लिए आई मेट हर इन आईटी ओटी की जो ट्रेनिंग होती थी, वो टाइम में आई मेट हर। सो देयरफॉर इस जर्नी ने मुझे बहुत दिया है सर, बहुत। कौन आप कहता है टीचिंग कि सीए लोग जो होते हैं सन्यासी होते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं करते? और ये देखो यहाँ पे जीते जागते सबूत बैठे हैं। तो सर जी, तो डेफिनेटली So she was also doing CA. यस। हाँ, amazing. सो देयरफॉर आज का जो जितना भी कुछ है इस डिग्री की वजह से और बिग फोर के एक्सपीरियंस की वजह से, और जहाँ पे No, I इस totally टीचिंग की agree. वजह से मतलब जो है just to ना। mention, I also work with Deloitte जी and hectic होता है, मुश्किल होता है, सब एग्रीड है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी सच बात ये है, मतलब आज मेरे अंदर पर्सनल लेवल पे इतनी सारी ट्रेट्स है, इतनी सारी हैबिट्स हैं, जिसका मैं पूरा क्रेडिट डेलॉइट को देता हूँ। जो प्रोफेशनलिज्म वहां सीखिए ना, बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। स्टेपलिंग तक हाँ, भी ना, स्टेपलिंग, पंचिंग ऑफ द पेपर, मतलब हम लोग जब पेपर को पंच करते कैसे हैं, हम तो पंच ऐसा करते थे? उठाते हैं, पंचिंग मशीन डालते हैं, कहीं पे भी पंच करते हैं। कभी बार आप देखो वो पेपर कभी फाइल के ऊपर से बाहर निकल रहा है, कभी नीचे से बाहर निकल रहा है। लेकिन बिग फोर में वो चीज सिखाई कि पहले पेपर को हाफ फोल्ड करिए, फिर बीच में से प्रेस करके निशान लगाइए, जी और उस निशान को एक एरो से मैच करना होता है पंचिंग मशीन में, वहां जाकर पंचिंग करते हैं। मतलब शेविंग अगर या तो आप बियर्ड रखते हैं तो इट शुड बी ट्रिम्ड, या फिर मेरी तरह क्लीन शेव, बट ये जो बीच वाली स्टेट होती है ना, वो अलाउड नहीं थी वहां पे। और आपको तुरंत घर भेजते थे और बोलते थे शर्ट चेंज होनी चाहिए। और एक चीज सर, ये आज आप बता रहे हो डेलॉइट के बारे में, मुझे पता है जब हमारा पहली बार डिस्कशन हुआ, आपका मैसेज आया था व्हाट्सएप, वो मैसेज देख के मैं समझ गया था कि आप बिग फोर वाले हो। अच्छा, क्या जी। एग्जैक्टली मतलब जिस द वे इन विच, पता है अपने को सिखाया करते थे कि कैसे आपको ईमेल्स ड्राफ्ट करने हैं प्रॉपरली, वैसे व्हेन यू आर मेंशनिंग द नेम एंड एवरीथिंग, जिस तरह से ड्राफ्टिंग है वो अच्छा। ऑटोमेटिकली हमारी व्हाट्सएप ड्राफ्टिंग में आ जाती है। ओह माय तो गॉड, इन दैट केस आप अपना भी कन्वर्सेशन देखोगे तो उसी लाइन एंड लेंथ में जाता है। ओह माय तो गॉड। उससे मुझे रियलाइज हो ही गया था कि So Deloitte- प्रोफेशनलिज्म। I just love you, man. I really enjoyed 365 days of journey with Deloitte. मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लास्ट डेट सेम थी, अच्छा 3rd October 2011, 3rd October 2012. ओके But it was tiring, it was frustrated some days, but जो learnings मिली है ना सर,
वो लाइफ टाइम रहेंगे, और Lifetime वो अभी ना अपने वो लाइफ का पार्ट That's what I'm saying. वो आदत बन गई है जिंदगी की, वो मतलब परफेक्शन इज द राइट वर्ड टू यूज मैन, अमेजिंग। सो बिफोर मैन तो मतलब सैलरी भी अच्छी रही होगी, फिर स्टाइपेंड जी। के बारे में बताइए, वो हमारा ज्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे। सर स्टाइपेंड वो टाइम पे हुआ करती थी 7.5, फिर 12.5 और फिर 17.5 स्टाइपेंड आर्टिकलशिप में। हमारे मिड साइज फर्म वालों को तो आज भी 7.5 नहीं मिलती है। जी जी। दैट्स अमेजिंग सर। ओके, फिर आपका सीए फाइनल कंप्लीट हुआ, देन हाउ यू डिसाइडेड अपॉन टीचिंग कि मुझे टीचिंग में जाना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? तो सर टीचिंग का ना पहले से कीड़ा था। ओके, पहले से, जहाँ पे मैं 11th स्टैंडर्ड में जब था, व्हेन आई जस्ट क्लियर 10th, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे 10th में, तो इन दैट केस मेरे 11th में एडमिशन हो गई थी। और अचानक से लकीली बोल दो, मतलब अगर वो इंसिडेंट नहीं होता, आई हैड विजिटेड अ शॉप, एक प्रिंटिंग स्टेशनरी शॉप में मैंने विजिट किया, और वहां पे मुझे मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था 5th स्टैंडर्ड में, सचिन। ओके, और मुझे वो टाइम पे सचिन की मम्मी वहां मिल गई, एंड क्या हुआ था इज दैट सचिन हैड फेल्ड हिज 5th स्टैंडर्ड। ओके, तो हम जब साथ में थे, ही फेल्ड हिज 5th, तो इसके लिए ही रिपीटेड 5th, राइट, एंड देन हम लोग सब आगे बढ़ गए, तो ही वाज ऑलवेज 1 ईयर बिहाइंड अस, ओके, वैसा। तो जब उसकी मम्मी मुझे मिली तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने बोला ऐसे ही बस अभी ट्यूशन देख रहा हूँ वैसे वाले। तो उन्होंने बोला कि सचिन अभी 10th में गया है, क्योंकि Okay. मेरा 10th अभी हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तू पढ़ाएगा सचिन अच्छा, को। तो ये बहुत बड़ा ये था कि आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि मैं ऐसे हाँ हॉबी मतलब के लिए, हाँ, हॉबी के लिए आई वाज एक्सप्लोरिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि 7th 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड कभी सोचा नहीं था। बट आई वाज लाइक एक्चुअली ये बेटर है यार, मैंने अभी 10th पढ़ी है, तो मतलब फ्रेश है मैंने सब अभी कुछ, 10th तो सब कुछ पढ़ाना फ्रेश है, आसान तो ये होगा। आसान होगा करके। इसलिए सचिन मेरा दोस्त भी है, तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी, मुझे पॉकेट मनी चाहिए थी, नथिंग, ठीक है, अच्छा फाइनेंशियली भी बेनिफिट हो रहा था फाइनेंशियली उसमें। बेनिफिट हो रहा था, पॉकेट मनी मिल रही थी, ये भी था, और मुझे एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, तो इसके लिए मैंने डन कर दिया। लेकिन उनके घर पे सख्त मना था, उनके दादाजी पापा, जाहिर सी बात है ना, 10th स्टैंडर्ड का अगर कोचिंग है तो इन दैट केस यू कांट गिव इट टू समबडी हु इज टीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बट वो जो माँ थी, वो माँ का भरोसा था सर, कि जहाँ पे आपके नहीं, ऊपर? मेरे ऊपर, कि जहाँ पे मेरे बेटे को यही पढ़ाएगा। और एंड शी वेंट अगेंस्ट द फैमिली, अच्छा, शी वेंट अगेंस्ट द फैमिली कि नहीं, भाई पढ़ाएगा साहब, तो ये पढ़ाएगा इन दैट केस, क्योंकि शी न्यू इट कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है। एंड पूरा साल सर वो वेट करती रही उस रिजल्ट के दिन का। एंड सचिन को फिर उस साल उसके लाइफ के सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आए, 80%। तो उसकी फैमिली जो शॉक थी ना, और उस दिन मेरे को वो माँ की इंस्टिंक्ट जो होती है ना सर, उस माँ की इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा आ गया कि अगर पता है कितनी बार ऐसा होता है, अगर किसी बच्चा कोई तकलीफ में, कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी माँ को घर पे पता चल जाता है कि कुछ इश्यू है, फोन करना चालू हो जाते हैं, रात को भी लेट हो गया है, फोन करना चालू हो जाता है। वो माँ की इंस्टिंक्ट जो थी ना, वो उस दिन की इंस्टिंक्ट कि भाई यही नहीं, ये लड़का मेरे बेटे को पढ़ाएगा। एंड लिटरली उसके बाद उसका अच्छा कॉलेज हो गया, उसकी अच्छी लाइफ बन गई, आगे बढ़ गया वो, ही गॉट अ जॉब, ही गॉट मैरिड। तो इन दैट केस वो सारी चीजें जो ट्रैक पे आ गई ना, वाज बिकॉज ऑफ दैट वन कॉल व्हिच दैट मदर टुक। सो बेसिकली वो एक पहले स्टूडेंट ने आपको ये बताया कि मेरे अंदर एक टीचर बैठा है और मैं जी। अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग। दैट्स व्हाई फिर आई वाज लाइक कि जहाँ पे बिग 4 की जॉब थी, नो डाउट, बट वो टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिग 4 की जॉब थी, आई वाज वर्किंग देयर फॉर 2 इयर्स। एंड मैंने आपको बताया पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि मेरे डैड रिटायर हुए द मोमेंट आई क्लियर्ड सीए, राइट। तो इसके लिए जहाँ पे बेसिकली वो टाइम इतना प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज आई वाज क्विटिंग। तो डेफिनेटली फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, आप जानते हो जब यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो 5-6 मंथ्स तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी इनकम। स्ट्रगल होता है बट बहुत। फिर भी माय फादर टोल्ड मी कि नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई इशू नहीं है, तू छोड़ दे ईवाई, तेरा जॉब जो छोड़ दे, तेरे को एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर कर फुल ले। टाइम टीचिंग में जी। तो एंड उसी बीच आई वाज डेटिंग सोनाक्षी आल्सो, सो देयरफॉर उसका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट सपोर्ट था। था। तो ये दोनों चीजें, फैमिली सपोर्ट और यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज वो सपोर्ट था, तो दोनों ही चीजों ने बेसिकली वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मी टू टेक दैट बिग डिसीजन टू क्विट ईवाई एंड जॉइन टीचिंग। पता है बहुत बार सर, आपके ये बात से मेरे को याद है, बहुत बार स्टूडेंट्स लोगों के मैसेजेस आते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स अब सिर्फ वो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप नहीं रहा, एक बड़ा भाई की तरह देखते हैं, मेंटर की तरह देखते हैं और ओपनली बात करते हैं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शायद आपको पेरेंट्स से भी नहीं मिलते और शायद सवाल पेरेंट्स से पूछ भी नहीं सकते कि सर रिलेशनशिप जो होती है ना, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जी। और आपका स्टेटमेंट पढ़ के मुझे मेरा आंसर सही लग रहा है। मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूं उस पर कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी इंसान या कोई भी गैजेट बुरा नहीं होता है, बुराई हम में होती है।
अगर हम उससे पॉजिटिविटी नहीं ले पाए तो, जैसे बहुत सिंपल है, कुछ लोगों को फोन का नुकसान होता है क्योंकि वो फोन ओवर यूज करते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप अगर आपकी स्ट्रेंथ बनती है तो वो तो पॉजिटिव चीज है ना यार, वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिविटी तब होगी जब वो आपको डाउन कर रही है, जब जी। वो आपको आपकी मंजिल से दूर कर रही है। बट आपके केस में तो मुझे मेरा आंसर सही लग रहा है कि यार अगर रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी मंजिल के करीब जा रहे हो, आप में मजबूती आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं मैं एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन ले रहा हूं क्योंकि मैं एक वेल पेइंग जॉब EY बिग 4 को क्विट कर रहा हूं और फुल टाइम टीचिंग में आ रहा हूं, जहां सब कुछ मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, whether I'll be successful or not, whether I will get students or not, it's so competitive। एंड ये सिचुएशन में अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, इट्स अमेजिंग सर। जी। एंड मुझे लगता है सर कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप अगर ये टाइम पे, अगर आपके पढ़ाई के टाइम पे रिलेशनशिप में हो, सो एक ही आंसर है उस चीज का कि अगर आप ये क्वेश्चन सोच रहे हो कि शुड आई बी इन द रिलेशनशिप और नॉट, यही इशू है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं हो रही है, अगर आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज में, तो डेफिनेटली देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल टू बी इन द रिलेशनशिप। बट हाँ, अगर द अदर हाफ इज वेरी डिमांडिंग कि नहीं, यू हैव टू स्पेंड द टाइम, आप ये क्यों कर रहे हो, आप आपके करियर पे ध्यान दे रहे हो, उसकी जगह पे मेरे पे ध्यान दो, देन सर मुझे लगता है कि जहाँ पे then it becomes a problem। That's amazing। So आकाश सर जो है वो CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और CA फाइनल के स्टूडेंट्स को भी ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे और स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है सर, जो बच्चा CA इंटरमीडिएट क्लियर करता है बोथ द ग्रुप्स, नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो चालू करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से या स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, और अब तो जब मंजिल और करीब आ गई क्योंकि आर्टिकलशिप अब 2 साल की हो गई है तो पढ़ाई तो चालू करनी होगी, तो नॉर्मली मैंने देखा बच्चा ऑडिट से चालू नहीं करता है जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब चालू करना चाहिए? ऑडिट में अमेंडमेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ भी या उसकी जगह भी वो शुरुआत ऑडिट से कर सकते हैं? व्हाट वुड यू सजेस्ट सर? ओके, तो सर मेरा कैसा एक एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स को, इज दैट कि जैसे ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, नो डाउट यू स्टार्ट विद FR, बट आप समझिए FR और ऑडिटिंग बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, you're right। और मेजॉरिटी जो बच्चे हैं, आप भी जानते हो, मैं जानता हूं कि उनको टैक्सेशन ना फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में नहीं मिलता है। उनको ऑडिट एज अ सब्जेक्ट, ऑडिट ही करने को मिलता है फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में, क्योंकि सब लोगों को तो बिग 4 में मिलता नहीं है, ठीक है, गिने चुनों को मिलता है। जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग मिड साइज में जा रहे हैं, स्मॉल साइज में आ रहे हैं, जहां आपको सारे डिपार्टमेंट्स करने हैं, बट टैक्स आपको मिलेगा सिर्फ वो सीजन में करने के लिए, बाकी पूरा साल तो आपको ऑडिट ही करना है, ठीक है। तो अभी कितने सारे स्टूडेंट्स मुझे रिवर्ट बैक करते हैं, अरे सर ये चीज, जब अगर वो लास्ट 6 महीने में ऑडिट पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर अगर ये चीज मुझे पहले पता होती तो मेरा ऑडिट का एक्चुअल एक्सपीरियंस जो था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो जाता। सो मेरा पॉइंट क्या है कि FR के साथ में अगर आप ऑडिट दोनों साथ में चला रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है, मे बी 4 days यू आर स्टडिंग FR, 2 days यू आर स्टडिंग ऑडिट, इतना भी करोगे तो फिर भी इट विल बी वर्थ इट। प्लस उसमें होता क्या है, 2 बेनिफिट है सर। पहला बेनिफिट है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, आप दोनों पे पैर रख रहे हो, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों पे होल्ड है आपका। और एक चीज इज दैट जितना जल्दी आपका ऑडिट सिलेबस कंप्लीट होता है, उतने आप ज्यादा रिविजन कर सकते हो। बच्चों को दिक्कत आती है कि हमें रिविजन का टाइम, बिकॉज इसमें ना ऑडिट में लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, कैप्चर करना पड़ेगा वो वर्ड्स को, मैक्सिम्स को, फ्रेजेस को, लीगल लैंग्वेज को। वो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ही, आज कितनी बार हम लोग बैचेस लेते हैं, वी आर आल्सो लर्निंग विद एवरी बैच। वैसे ही तो आज एक स्टूडेंट ने अगर 3-4 बार ऑडिट पढ़ी है, ठीक है, तो इन दैट केस देयर इज, और फिर उसके बाद फिर आप एग्जाम लिख रहे हो, तो इन दैट केस आई डोंट थिंक सो कोई भी आपको ऑडिट सब्जेक्ट में फेल होने से, पास होने से रोक सकता है, और फेल होगे नहीं आप अगर आपने ये मैकेनिज्म फॉलो किया। आपका कहना है कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स वगैरह ऐसा होती नहीं है। जैसे देखिए नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दे शुड टेक अप ओनली व्हेन दे आर क्लोज टू देयर एग्जाम, एग्जैक्टली, बिकॉज वो फाइनेंस एक्ट की क्लैरिटी आने में समय लगता है। तो मतलब सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जैसे अभी 2025 चल रहा है, सितंबर 2025 जो एग्जाम हुए हैं उसमें एप्लीकेबल था फाइनेंस एक्ट 2023 वाला, लेकिन सितंबर 24, जनवरी 2025 की जो एग्जाम है, जनवरी 25, मई 25, उसमें एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2024। तो ये झमेला ऑडिट में नहीं है, ऐसा झमेला ऑडिट में नहीं है। तो आप ऑडिट से शुरू कर सकते हैं। इट्स अ मिथ, और ये मिथ बना दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स के आप जब इंटरमीडिएट क्लियर होते हैं
तो प्रैक्टिकल से ही चालू करो, एफआर से ही चालू करो, एसएफएम से ही चालू करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर्स हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग यस, एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिट एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल एथिक्स, यार प्रोफेशनल एथिक्स में आपको बता रहा हूं, ये जो पोर्शन है आपको लगेगा ही नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। प्रोफेशनल एथिक इज लाइक गाइडलाइंस ऑफ आईसीएआई टू अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? जहां पर आईसी आपको बताता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी जिम्मेदारियां क्या है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वहां पढ़ रहे हैं, रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, आप बेसिक चीजें देख रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या है। हाउ कैन यू से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडीज? तो मेरे हिसाब से ना, अगर 20 मार्क्स का आता है पेपर में, हाँ वो 20 मार्क्स है। और एक चीज बता दूं, इंटरमीडिएट का ऑडिटिंग और फाइनल का ऑडिटिंग भी काफी कनेक्टेड है आपस में, यस, करेक्ट? पूरा इंटर का ऑडिटिंग फाइनल में आता है फॉर 50 मार्क्स, मतलब इंटर का 100 मार्क्स इज फाइनल का 50 मार्क्स, इंटर का 100 मार्क इस फाइनल का 50 मार्क। और मैं तो बता रहा हूं, अभी तक मेरे दिमाग में ना ऑडिटिंग की डेफिनेशन छपी है, दैट एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। तो यार इंटरमीडिएट में पढ़े थे, आपकी बात बहुत सही है और मुझे लगता है ये बात आपको यहां से बोरो करनी चाहिए। सर मैंने इंटर में ऑडिट की क्लास नहीं लगाई थी जी, मैंने मॉड्यूल से पढ़ाई की थी, एंड आई एम टेलिंग यू, दिल से बता रहा हूं, बेस्ट सर। कोई बुक हो ही नहीं सकती मॉड्यूल से बेस्ट। मैं किसी और बुक को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं मॉड्यूल बहुत बेस्ट बना था सर। पहली रीडिंग की कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से गया। ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जाम, क्या हुआ भाई? दूसरी रीडिंग में ना माई माइंड स्टार्टेड कैप्चरिंग सर्टन वर्ड्स। सो अगर मुझे क्वांटिफाई करना है तो आई वुड से कि 30-40% झेपने लगा मेरे को सेकेंड रीडिंग में। गिव अप नहीं किया सर, थर्ड रीडिंग किया वापस। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर पिकअप किया, आई गिव थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में ना फर्स्ट टाइम वाले जो वर्ड्स कैप्चर हो गए थे वो तो थे ही, फिर उसके बेसिस पे सेंटेंसेस बनने लगे, अंडरस्टैंडिंग आने लगी। आई कैन स्ट्रांगली से सर 70% मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर मेरे अंदर वो जील और एंथुसियाज्म आया कि नहीं बेटा अब तो एक बार और पढ़ना ही पढ़ना है। सर चौथी रीडिंग में अब मैं बता रहा हूं, आई बिकेम प्रो इन ऑडिटिंग जी। और उसका फायदा ये हुआ, बहुत सारे बच्चे सर अलग से टाइम निकालते हैं राइटिंग के लिए। ऑडिटिंग में कुछ लोग तो राइटिंग करते ही नहीं है भाई, ये तो सबसे गलत चीज है। और कुछ लोग अलग से टाइम निकालते हैं। सर मैंने जब 4 रीडिंग्स दी ना और मैंने आंसर लिखना चालू किया, ऑटोमेटिकली मेरे आंसर में वो मॉड्यूल के वर्ड्स आने लग गए सर। और एग्जाम इंस्टीट्यूट वही चाहता और है, इंस्टीट्यूट वही चाहता है सर। मुझे बाद में पता चला कि उसी के मार्क्स मिलते हैं। यू कैन सर्टनली फ्रेज द सेंटेंस इन योर ओन लैंग्वेज, बट गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स, there are certain important words which you need to capture in your answers when you're writing questions, solving questions, right? Exactly. So auditing, what sir said, rightly said, is a very beautiful subject. चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप फाइनल में हो, you should go for it. खूबसूरत सब्जेक्ट है, मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना पड़ता है। That's really amazing, sir. So nice to have you on this podcast. Thank you so much. Such an informative podcast. Thank you so much guys for watching this podcast. उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल अगर आप हैं जो आकाश सर से पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। डेफिनेटली हम आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले संडे को अगले पॉडकास्ट में एक नए एजुकेटर के साथ। तब तक गुड डे, शब्बा खैर। थैंक यू सर।